हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। जैसे कि आप 12th क्लास फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने कैपेसिटर पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो आज आप पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फिजिक्स में 12th क्लास में। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर क्या होता है। तो लेट्स नो अबाउट कैपेसिटर। देखो, ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ इमेजेस आप देख रही हैं, तो आपने कहीं ना कहीं इनको देखा होगा, अपने डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं आपने इनको देखा होगा। तो ये जो है ना, ये कैपेसिटर है। ये क्या है? कैपेसिटर है। और ये भी आप देख रहे हैं, ये भी क्या है? एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर बोल देते हैं इसको, कई बार इसको हम कंडेंसर बोल देते हैं, अलग अलग नाम से, है ना। कैपेसिटर बोल देते हैं, कंडेंसर बोल देते हैं, तो एक ही बात है। तो ये आप पिक्चर यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपने इनको कहीं ना कहीं देखा होगा। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं वो कैपेसिटर है या नहीं है? तो देखो, एक तरीका, एक मेथड तो ये भी होता है कि आप ना डिवाइस के ऊपर उसकी यूनिट लिखी होती है। जैसे यहाँ पे देखो ना, लिखा माइक्रोफेराड। तो कई बार यूनिट से हम पहचान सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो फेराड होती है। यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है माइक्रोफेराड में कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि ये कैपेसिटर है। सिमिलरली ये भी क्या है? कैपेसिटर है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फ़ैन वगैरह या मोटर वगैरह में इस तरह के कैपेसिटर आपने लगे हुए देखे होंगे। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। कैपेसिटर को सबसे पहले हम कैपेसिटर को डिफाइन करेंगे, कैपेसिटर होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि चार्ज को ये स्टोर कैसे करता है, और ये जो चार्ज स्टोर कर रहा है उसकी जो कैपेसिटेंस है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या कुछ मेथड होते हैं, उनको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेशन है कैपेसिटर क्या होता है। तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत ज़्यादा चार्ज ये स्टोर कर लेता है, सेफली स्टोर कर लेता है, वहाँ पर कोई लीकेज का खतरा नहीं होता, उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। अब देखो, चार्ज को स्टोर तो कुछ भी चीज़ कर लेगी। कोई भी कंडक्टर है, आपके पास कोई भी कंडक्टर है, आप उसको कुछ भी चार्ज दे दो। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, ये एक मेटालिक प्लेट है कोई भी, जिसको मैंने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इस तरह से रख दिया है, ठीक है ना। ये क्या है? इंसुलेटिंग क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि चार्ज जो है वो लीक नहीं होना चाहिए। इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर हमने उसको रख दिया है। ये मेटालिक प्लेट है, नेमिंग कर लेते हैं, मान लीजिए मेटालिक प्लेट ए है। तो अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए मैं इसको कुछ चार्ज दे रहा हूँ, कुछ चार्ज मैं इसको हैंड ओवर कर रहा हूँ एक तरह से। मान लीजिए मैंने इसको ना प्लस क्यू चार्ज इसको दिया, तो बेटा क्या होगा? वो चार्ज इसके पूरे सरफेस के ऊपर इस तरह से जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लाइक दिस। तो अब ये हमारे पास एक सिंगल मेटल प्लेट है, हमारे पास एक कंडक्टर है, मैंने उसको कुछ चार्ज दिया, उसने वो चार्ज ले लिया, वो चार्ज उसने स्टोर कर लिया। तो ये भी एक कैपेसिटर है, बिल्कुल हम बोल सकते हैं। व्हाट इट मीन्स कि हमारे पास जो भी कंडक्टर, जैसे मान लीजिए ये पेन है, अगर ये जैसे मेटालिक पेन है तो ये भी कुछ न कुछ चार्ज को स्टोर कर लेगा, तो इसको भी मैं कैपेसिटर बोल सकता हूँ। तो जो भी चीज़ चार्ज को, थोड़ा बहुत चार्ज को स्टोर कर रही है, आप हर चीज़ को कैपेसिटर बोलेंगे, वो कैपेसिटर होता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है? जैसे आपके पास सिंगल मेटालिक प्लेट, आपने इसको चार्ज दिया तो इसका क्या हो गया? इसने चार्ज को स्टोर कर लिया। अब देखो, इसको चार्ज दे रहे हो तो साथ में क्या हो रहा है? इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आज के ऊपर चार्ज बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल भी क्या करता रहेगा? बढ़ता रहेगा। तो हर चीज़ की एक लिमिट है। तो यहाँ पर क्या है कि आप इसको चार्ज दे रहे हैं, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब पोटेंशियल अगर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो फिर वहाँ पर चार्ज जो है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका लीकेज का प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाएगा। कैसे भी करके, चाहे वो उसकी अर्थिंग हो जाए या आसपास की एयर को थोड़ा बहुत वो कंडक्टिंग बना ले, तो बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे वो चार्ज लीक हो सकता है, वो जो है आपका डिस्चार्ज हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल क्या रहे? पोटेंशियल शुड बी लो। पोटेंशियल हमको क्या चाहिए? पोटेंशियल लो होना चाहिए। तो अब देखो, इसको मैं और भी चार्ज देना चाहूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है, लेकिन पोटेंशियल बढ़ गया। तो कैसे करोगे? आपको क्या करना है? आपको इसका पोटेंशियल लो करना है, कम करना है। अब लो करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि मैं इसमें से चार्ज ले लूँगा, क्योंकि हमने अल्टीमेटली चार्ज को तो स्टोर करना है। तो उसका एक मेथड क्या हो सकता है कि आप क्या करें, इसके साइड में एक और प्लेट जो है वो रख दें। आप इसके साइड में एक और मेटालिक प्लेट प्लेस कर दें, जिसको मैं बोल देता हूँ मेटालिक प्लेट बी। उससे क्या होगा? तो बेटा उससे जो होगा, मेटालिक प्लेट अगर आप यहाँ पे कोई दूसरी प्लेट रखोगे, उससे देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी आपने साइड में एक मेटालिक प्लेट को रखा, तो ड्यू टू इंडक्शन जो नेगेटिव चार्ज है, आपको पता है ना मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस सरफेस पे आ जाएंगे और इस सरफेस पे बचेगा पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से। अब क्या होगा? अब यहाँ पर इस सरफेस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो डेफिनेटली इस प्लेट के पॉजिटिव पोटेंशियल को कम करेगा, लेकिन इधर पॉजिटिव चार्ज भी है,
वो पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के पोटेंशियल को फिर से वो बढ़ाने का काम करेगा। तो कुछ यहाँ से हमको विशेष फ़ायदा, खास जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम जो इधर वाला सरफेस है हम इसकी अर्थिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अर्थिंग कर सकते हैं। अगर हम अर्थिंग करेंगे प्लेट बी की तो क्या होगा बेटा, ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको इस सरफेस पे दिखाई दे रहा है, तो अर्थ क्या करेगी, कुछ इलेक्ट्रॉन भेजेगी इस तरह से। आपको पता है ना मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की होती है, इलेक्ट्रॉन भेजेगी और यहाँ से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपका एक तरह से डिसअपीयर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से ये जो पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे थे ये जो है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, इस तरह से फिनिश हो गया। अब इधर क्या बचा है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई आप अर्थिंग कर रहे हो तो नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं खत्म हुआ। तो देखो नेगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलम्बियन फोर्स की वजह से एक तरह से ना इस सरफेस से स्टिक कर गए, चिपक गए हैं, वो नहीं जा रहे। बट वो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गए वहाँ पे। अब क्या होगा, देखो अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, प्लेट ए के पोटेंशियल को डेफिनेटली वो कम करेगा। अब अगर पोटेंशियल आपके पास डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि कैपेसिटेंस का जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं को अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने कैपेसिटर के बारे में बताया, तो मैं कैपेसिटेंस की एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस जिसका सिंबल होता है कैपिटल सी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है एक बार देख लेंगे जल्दी से। तो बेटा कैपेसिटेंस जो है ये एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है किसी कंडक्टर की उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। सिंबल इसका क्या होता है, देखो मैंने लिख दिया कैपिटल सी होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला जो होता है सी इक्वल टू कितना चार्ज कंडक्टर ने स्टोर किया और कितना उसका पोटेंशियल बढ़ गया, ये उसका जो है फॉर्मूला है, यानी कि Q बाई वी। इसको आप नोट करेंगे। तो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज स्टोर हो है उसकी जो कैपेसिटेंस है फॉर्मूला क्या है, Q बाई वी होता है। अब देखो प्रीवियस केस में हमने क्या देखा था, यहाँ पर देखिए अगर आप साइड में एक मेटल की प्लेट दूसरी लेके आते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है। तो पोटेंशियल अगर डिक्रीज करेगा तो बाय दिस फॉर्मूला अगर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस क्या कर जाएगा, सी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और यही हमको करना है, हमको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। तो सिंगल प्लेट से काम नहीं चलेगा, सिंगल कंडक्टर से काम नहीं चलेगा, उसको एक ढंग से एक अरेंज करके लगाना पड़ेगा। देखो काम तो आपका जो है वो कंडक्टर ने ही करना है। इस केस में भी आप देख रहे हैं ना, देखो यहाँ पर भी क्या है, अल्टीमेटली कंडक्टर ही है, एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है, लेकिन उसको हमने ढंग से लगा दिया, अरेंज करके लगा दिया, तो वो एक अच्छा कैपेसिटर बन जाएगा, उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये हमने जो है कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ लिया। अब जल्दी से देख लो कैपेसिटेंस जो होती है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूँ तो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या रहेगी, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है फेराड। आप याद रखेंगे फेराड होती है, जिसका सिंबल कैपिटल एफ होता है। लेकिन कुछ यूनिट जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जैसे फेराड एक बड़ी यूनिट होती है तो हम मिली फेराड, माइक्रो फेराड, इवन नैनो फेराड तक भी यूज करते हैं। अब मिली कितना होता है, 10 की पावर आपको पता होगा -3 फेराड होता है, माइक्रो 10 की पावर -6 फेराड होता है, और नैनो जो है वो 10 की पावर -9 फेराड होता है। ठीक है भाई, तो ये बात होगी हमारे कैपेसिटर की और कैपेसिटेंस की। अब हमारे सामने जो बड़ा क्वेश्चन है, जो मेजर जो हमारे पास सामने प्रॉब्लम है वो ये है कि हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। एक हमारे पास कोई कैपेसिटर है, आप उसकी कैपेसिटेंस को आप कैसे इंक्रीज करोगे। देखो कैपेसिटेंस को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इसकी पैरेलल प्लेट। देखो कैपेसिटर अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके शेप के बेस पे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। पैरेलल प्लेट है ना, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, उस तरह से आप उसके अंदर जो मीडियम है उसको हम यूज़ करते हैं, उसके बेस पे हम अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, वो डिपेंड करता है आपने मीडियम क्या लिया, प्लेट्स के बीच में आपने क्या डाला है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अगर हम शेप के बेस पे बात करें ना, तो कैपेसिटर की जो 12th क्लास में जो सिलेबस CBSE का सिलेबस है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, देखो हम यहाँ पर जो है एक ही स्लाइड के ऊपर मैं कोशिश करूँगा इसको मैं एक्सप्लेन करने की।
पैरेलल प्लेट में क्या होगा आपके पास ना, जैसे नाम से हमको समझ में आ रहा है, पैरेलल, दो पैरेलल प्लेट होंगी इस तरह से। इस प्लेट को मान लीजिए आपने कुछ भी पॉजिटिव चार्ज दिया तो इसके ऊपर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आएगा इस तरह से। दूसरे वाले पे इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा, और इधर जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम अर्थिंग करके ख़त्म कर देते हैं, वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, एक ऐसा कैपेसिटर होगा जिसमें जो कंडक्टर आपके पास होंगे वो कंडक्टर पैरेलल प्लेट होंगी, ठीक। तो ये है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर मैं इसकी कैपेसिटेंस की बात करूँ तो इसकी कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखो मान लीजिए हमने इसको चार्ज दिया Q, और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन मान लेते हैं कितना है, वो है आपका D है। तो देखो कैपेसिटेंस फाइंड करने का फॉर्मूला, देखो कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, Q/V होता है। आप इसको जल्दी से इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। अब देखो, अब हमने क्या करना है, मैं दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V में फाइंड करूँगा। तो V का फॉर्मूला मैं कौन सा लगाऊंगा, V होता है E/D। हम प्रीवियस क्लासेज में प्रीवियस जो आपका सेक्शन आपने किया है वहाँ पर हम पढ़ चुके हैं ना, क्या रिलेशन होती है E और V में। E = हम पढ़ते हैं -dV/dr। तो डायमेंशनल देखो बिल्कुल करेक्ट है ये, मैं लिख सकता हूँ V = E/D सेपरेशन। अब E की वैल्यू, दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होती है, चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ी है, σ/ε0 अगर फ्री स्पेस है तो, इनटू D, और सिग्मा आपको पता है सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर लिख देते हैं सिग्मा स्टैंड्स फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, सिग्मा = चार्ज बाई एरिया हो जाएगा सिंपली। तो A यहाँ पर मैं पहले मेंशन कर देता हूँ, A जो है ना प्लेट का एरिया है, A स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ प्लेट। आप किसी भी प्लेट का, दोनों बिल्कुल जो प्लेट हमने लगाई है वो आइडेंटिकल है, इस प्लेट का एरिया भी A है और इस वाली प्लेट का एरिया भी A है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिग्मा को रिप्लेस करेंगे Q/A/ε0, और यहाँ पे साथ में क्या है ये D। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में जब आप रिप्लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो आपके पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C = Q/V। V की जगह आप ये पुट करोगे तो Q से Q कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा ये आपके पास ε0 A/D। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस जो होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो ये होती है ε0 A/D, वेयर ε0 स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि बीच में फ्री स्पेस है, A फॉर एरिया ऑफ प्लेट, D फॉर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये है। लेकिन अब हम देखो कैपेसिटेंस को हमने क्या करना है, इसको इंक्रीज करना। तो इसको नोटेशन आप मान लीजिए मैं C0 लिख देता हूँ, ठीक है। C0 मीन्स फ्री स्पेस के लिए। अब मेरे को क्या करना है, कैपेसिटेंस को थोड़ा बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, दो पैरेलल प्लेट हैं इस तरह से, कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके बीच में कुछ अलग एक स्लैब डाल देंगे यहाँ पे, कंडक्टिंग स्लैब। देखो दो केस में यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, एक कंडक्टिंग स्लैब के लिए और दूसरा आपका जो है वो डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो एक बार हम पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट। ओके, अब देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम जो है ना दो केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस आप ले सकते हैं कि कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब डाल दोगे कहाँ पे, दो प्लेट्स के बीच में। और दूसरा केस आपका हो सकता है डाई स्लैब का, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हम ले सकते हैं। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्या डिफरेंस आएगा, क्या कुछ इफेक्ट होगा कैपेसिटेंस पे। तो यहाँ पर देखो ये रहा हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पर बीच में हमने डाल दिया है एक कंडक्टिंग स्लैब। ये जो है ना ये क्या है आपकी कंडक्टिंग स्लैब है। देखो इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दिया था, कुछ भी प्लस क्या हमने दिया था, प्लेट का एरिया वही A ही मानना है। दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना बेटा, D है, और जो स्लैब है उसकी थिकनेस मान लो कितनी है, वो T है। स्लैब की थिकनेस क्या है यहाँ पे, T है। अब देखो इस पे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है इस तरह से, तो यहाँ पर क्या आया था, नेगेटिव चार्ज आया था। तो दोनों प्लेट के बीच में फील्ड तो होगा, उस फील्ड को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी E0 है। कितनी है, E0। लेकिन जो कंडक्टिंग स्लैब होती है, आपको पता है कंडक्टिंग स्लैब, जो भी कंडक्टर होता है, मेटल होता है, उसके अंदर फील्ड कितना होता है, उसके अंदर फील्ड होता ही नहीं, वो 0 होता है। कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जो फील्ड है वो कितना होता है, वो 0 होता है। ये प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर भी चुके हैं, यहाँ पर उसको कोई डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसके अंदर फील्ड कितना है, 0 है। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे को बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा प्लेट्स के बीच में। तो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लिखेंगे आप
ध्यान देंगे ई नोट इंटू, ई नोट किस रीजन में है, ये जो रीजन है यहाँ पर ई नोट है फील्ड, इस रीजन में भी फील्ड क्या है, ई नोट है, जो बाहर से अप्लाई हो रहा है ना, तो उसको लिख देंगे आप डी माइनस टी, ई नोट इंटू डी माइनस टी, डी दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है, टी यहाँ पे आपकी थिकनेस है, टी यहाँ पे थिकनेस है, तो ये बनेगा आपका डी माइनस टी, ठीक है ना। डी माइनस टी रीजन में फील्ड जो है वो ई नोट है, प्लस स्लैब के अंदर तो फील्ड है ही नहीं, तो वहाँ पर आप लिखोगे 0 और थिकनेस क्या है उसकी टी है, तो अल्टीमेटली जो वी है, वी हमारे पास कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का, ई नोट इंटू डी माइनस टी लिखेंगे। ई नोट की वैल्यू प्रीवियस केस में डिस्कस की थी क्यू बाई एप्सिलॉन नोट ए, और यहाँ पे आ गया बेटा डी माइनस टी, ये हमारे पास वी आ गया। अब जल्दी से इस वी को उठा के ना उस फॉर्मूले में पुट कर दो जो अभी बताया था, सी क्या होता है, क्यू बाई वी होता है, तो लिखेंगे सी इक्वल टू क्यू बाई वी, वी को जब आप रिप्लेस करोगे क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपके पास आएगा एप्सिलॉन नोट ए बाई डी माइनस टी। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ, वो सी नोट था, इसको मैंने सी लिख देता, ठीक है, सी ही से ही इसको हम डिनोट कर देते हैं। अब नेक्स्ट केस पे आइए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं, देखो क्या होगा, यहाँ पर आपने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी और इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर की जो फील्ड है वो ई नोट है मान लीजिए। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर फील्ड जो है वो जीरो नहीं होगा, वो नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो कैसे होगा, देखो डाइलेक्ट्रिक जो होता है ना, जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, बट जैसे ही फील्ड में आएगा मॉलिक्यूल्स पोलर हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर ना एक फील्ड डेवलप होगा। कैसे होगा एक बार मैं उसको बता देता हूँ जल्दी से। तो इसको ना अलग से बनाना पड़ेगा एक बार, देखो जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये थोड़ा यहाँ पे बना लेते हैं, ये आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस पर आपका नेगेटिव पोटेंशियल है, बाहर जो फील्ड है उसकी वैल्यू मैंने बता दी आपको ई नोट है। अब ये जो है ना, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से, तो बेटा जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका ओरिएंटेशन फील्ड की वजह से थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पर नेगेटिव पोल पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से। क्लियर, इस तरह का ओरिएंटेशन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब जो है इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं एक लेयर बना देता हूँ इस तरह से, इस सरफेस पे आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है डाइलेक्ट्रिक में, और डाइलेक्ट्रिक के इस वाले सरफेस पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, और अंदर जो भी चार्ज है देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी कि अंदर नेट चार्ज जीरो है, बट डाइलेक्ट्रिक के इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है और डाइलेक्ट्रिक के इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक फील्ड सेट हो जाएगा, जिसको मैं लिख दूंगा ई से, अंदर इसके एक फील्ड सेट हो गया जिसकी वैल्यू क्या है, ई है। तो अब जल्दी से आते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सिंपल ई नोट, अब प्लेट्स के बीच का सेपरेशन यहाँ पे डी है और जो स्लैब है उसकी थिकनेस यहाँ पे टी ही मान लेते हैं सेम, तो क्या होगा, वी इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी प्लस, देखो स्लैब के अंदर फील्ड जीरो नहीं है तो इसलिए मैं लिखूँगा ई इंटू टी। क्लियर, जल्दी से लिखेंगे ई नोट डी माइनस टी प्लस, ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताएंगे, ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ। तो उसके लिए ना एक बार मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको कुछ बता देता हूँ। आपने जैसे ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, तो बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना, ये आपका ई नोट बाई ई के इक्वल होता है, सभी को बिल्कुल क्लियर होगा। साथ में इसको मैं एफ नोट बाई एफ के इक्वल भी बोल सकता हूँ, साथ में इसको मैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोल सकता हूँ, साथ में इसको मैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोल सकता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अगर मैं ई की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास ई कितना आएगा, ई इक्वल टू ई नोट बाई के आएगा। जल्दी से रिप्लेस करेंगे प्रीवियस स्लाइड पे, ये देखिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे ई की जगह अभी बताया था, ई की जगह क्या आया था, देखो हमारे पास अगेन ई की जगह ई नोट बाई के, तो लिखेंगे ई की जगह पे ई नोट बाई के इंटू टी। आप यहाँ पे ई नोट कॉमन ले सकते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ई नोट की वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आ रहा है।
अब जल्दी से ये v आपके पास आया है, v को अगेन आप इस फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा देखिए, तो इसको मैं लिख देता हूँ C प्राइम से, C डैश से मैं इसको डिनोट करूँगा, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए है। तो ये हमारे पास आएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाय K, है ना। अभी देखो यहाँ पे हमने देखा था V की वैल्यू D माइनस T प्लस T बाय K, देखिए तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। अब मैं तीनों रिजल्ट को एक बार जल्दी से लिख देता हूँ। C हमारे पास जो आया था E नोट A बाय D माइनस T, और C नोट यानी कि वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए, जब प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं था तब हमारे पास रिजल्ट ये आया था E नोट A बाय D। 3 केस हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जल्दी से लिखेंगे ये कब है, जब मीडियम के आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। बेटा जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने रखी है तब रिजल्ट ये आ रहा है हमारे पास। जब कंडक्टिंग स्लैब रखी है, कंडक्टिंग स्लैब रखोगे रिजल्ट ये आ रहा है आपके पास। और जब कोई मीडियम है ही नहीं, वैक्यूम है, प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तब रिजल्ट ये आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो कि जैसे जैसे हम मीडियम को बदल रहे हैं बेटा, जैसे जैसे हम यहाँ पे मीडियम को कौन सा कलर, ठीक है ये, जैसे जैसे हम मीडियम को बदल रहे हैं बेटा, तो जो कैपेसिटेंस है ना, तो बेटा जो कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस बेटा बढ़ रही है। ये कैपेसिटेंस जो है, जैसे जैसे हमने क्या किया, वैक्यूम, कंडक्टिंग स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो आप देखोगे जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर रही है, राइज कर रही है। तो ये हमने देखा कि कैसे हम किसी कैपेसिटर की जो है वो कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में आई थिंक इतना ही, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं। जितना आपको करवाया, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।